मॉरल लर्नर्स पेश करते हैं द मुरब्बी सीरीज। इस हफ्ते मुलाकात कीजिए एक ऐसी शख्सियत से जो 20 साल से तालीम और तरबियत, कंसल्टिंग और रिसर्च से वाबस्ता हैं। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के डीन डॉक्टर जीशान अहमद। ओके। जी मैं अनम्यूट ही हूँ, मेरा ख्याल है। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके। ओके, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उवैस खंगलवाला है और आज का ये जो मुरब्बी सेशन है, इसमें हम हाजिर हैं आपके सामने। चंद मिनटों की ताख़ीर हुई है, मगर हुई कुछ ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, तो ये आप अपने जहन में रखें। और वो जो बाइस ताख़ीर है, हम सबको पता है कि कराची में चूँकि जी, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा था ना कि वो जो मसाइल हैं, वो होते रहते हैं और इन मसाइल के बावजूद हमारा जो सेशन है, वो चलता रहेगा। तो अगर दरमियान में कहीं डिस्कनेक्टिविटी हो, तो आप अज़्यूम कर लीजिएगा कि या तो बिजली का कोई मसला है या फिर यूँ कह लीजिए कि वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई मसला है। तो ये मसाइल चलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ गुफ्तगू भी चलती रहेगी। तो हमारे साथ आज जो ख़ास मेहमान हैं, उनका मैं आपके सामने तारुफ़ करवा देता हूँ और फिर उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, जो आज हमारे मुरब्बी हैं। और डॉक्टर ज़ीशान अहमद जो है वो डीन हैं कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में और डायरेक्टर हैं लम्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, वहाँ पर भी काम करते थे। फॉर्मर डायरेक्टर हैं लम्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों, क्योंकि उनकी जो दीनी एजुकेशन है वो भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो दरस निज़ामी का कोर्स है वो भी किया। और तमाम यूँ कह लीजिए कि जो दुनियावी और दीनी के मामलात हैं, दोनों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से हमें जो है वो गाइड कर सकते हैं एजुकेशन के मैदान में, क्योंकि उनका जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है वो इस्लामिक स्कूल के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, मदरसों के हवाले से, उन तमाम जगहों के हवाले से है। तो इसीलिए हम जो है वो आज उनसे बहुत सारे सवालात करने वाले हैं। आप भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर आप सवाल भेज सकते हैं
और सवालात जो है वो हम उनसे करते रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ीशान साहब। डॉक्टर ज़ीशान साहब आप आई एम सॉरी, थोड़ा सा आई आखिरी आपने थिंक क्या बात शायद ये की? आई कुड डॉक्टर नॉट। जी जी ज़ीशान साहब, अब मुझे आपकी कुछ आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? डॉक्टर ज़ीशान साहब आप क्या मुझे सुन सकते हैं? नहीं, आई थिंक डॉक्टर ज़ीशान के कनेक्शन का मसला है। तो हम ये कर लेते हैं कि मीनवाइल आप लोग जो सवालात हैं वो अपने तैयार रखिए, और सवालात जो हैं जैसे ही हमारा जो कनेक्शन है वो बेहतर होगा डॉक्टर ज़ीशान से, तो हम उनसे जो है वो बातचीत करते रहेंगे और सवालात आपसे पूछते रहेंगे। डॉक्टर ज़ीशान जो है उनका तारुफ मैंने आपके सामने करवा दिया। डीन है कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के, और जो लम्स हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एक्स डायरेक्टर रहे हैं। तजर्बा उनका जो है वो तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा है, और इसी हवाले से हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे कि तालीम के मैदान में वो क्या देखते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो मुरब्बी सीरीज है हमारी, उसके जो खास सवालात हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो एक एरिया है वो ये भी है कि चूंकि वो मुख्तलिफ बोर्ड के मेंबर्स हैं, और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ के जो बोर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बहुत मरतबा मसाइल आते हैं, बहुत मरतबा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होता है, बोर्ड जो है वो किस तरीके से बनने चाहिए, बोर्ड किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और आई होप कि जी डॉक्टर साहब का जो कनेक्शन। जी डॉक्टर साहब, जी, मैंने आपको मेरी पोजीशन आवाज़ आ जरा रही है? चेंज की हो। जी जी, बड़ी क्लियर आ रही है, अब बेहतर हो गई। तो अब आप प्लीज, इट्स ओवर टू यू ओवैस भाई, प्लीज। चलेंगे, देखें इसका मतलब है तब्दील, आपने अपनी पोजीशन तब्दील की है, तब्दीली इसका मतलब कुछ काम कर गई आपके लिए। वी हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स टू गेट इट फिक्स्ड, राइट? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपका तारुफ करवा रहा था और तारुफ करना शुरू किया था, जैसा कि आप इस वक्त जो है वो कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में डीन हैं। उसके अलावा आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लम्स का था उसको भी हेड करते रहे हैं, और एक तरीके से एक जी आपका जो स्टेटस है वो दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन दोनों को मिलाकर बनता है। और फिर ज़ाहिर है एज अ मेंटर आपने काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। तो आज जो हमारी जो गुफ्तगू है उसी हवाले से रहेगी कि किस तरीके से एजुकेशन में आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपने सीखी और जो आपने अपने इदारे में इम्प्लीमेंट की, उनको हम लेकर आगे चलेंगे, और मुख्तलिफ जो पैराए हैं एजुकेशन के हवाले से उसी पे हम बात करेंगे। तो जी सबसे पहले तो अगर हम जिसे हम कहते हैं ना कि आगाज़ अगर आपके ज़ुबानी आपका थोड़ा-सा तारुफ हो जाए कि आपका जो जर्नी था वो एजुकेशन का क्या था? कहाँ-कहाँ, क्योंकि आपने ज़ाहिर है पीएचडी जो है वो भी बाहर से किया, तो उसका थोड़ा-सा अगर आप एक रीकैप कर देंगे तो हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं उनके लिए एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जी। अच्छा, बस मैं एक थोड़ी अपनी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे नज़दीक ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन बाज़ लोगों को लग सकती है, बट मैं इसको जी डॉक्टर साहब, कायल भी कैन यू हियर मी? हूँ। जी, आपको आवाज़ आ आई रही है? थिंक अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कनेक्शन। ओके, मैं देखता हूँ माइक बेहतर। जी उवैस भाई, आई थिंक डॉक्टर साहब की वीडियो जो है वो बहुत स्लो आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़ुबानी। कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। जी उवैस भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, ठीक। सो आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। आई होप यू कैन हियर मी। बेसिकली मुझे मैंने अपना
थोड़ा सा टीचिंग का मुझे शुरू से शौक था, और उस टीचिंग के शौक की वजह से फिर मैंने टीचिंग का करियर इवेंचुअली पिकअप किया। सो उसमें शुरू में मेरा सिंपल एमबीए था, फिर आई डिड माय सीएफए और फिर यूएस में जाके सीपीए किया, पीएचडी किया। सो एक मेरा हमेशा शौक ये रहा कि हाउ कैन द एजुकेशन बी मेड इजियर एंड इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। सो एक फिलॉसफी जो मेरी एजुकेशन के बारे में, एक बिलीफ है एजुकेशन के बारे में, हो सकता है कुछ लोग एग्जैजरेशन लगे मैं कर रहा था, वो ये है कि एजुकेशन के जरिए से वी कैन चेंज द फेट ऑफ अ नेशन। एजुकेशन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, उसका पावर इतना है कि इफ वी डू इट राइट वी कैन चेंज द डायरेक्शन, द ट्रैजेक्टरी एंड द फेट ऑफ द नेशन। और इसमें जो मुझे अपना एजुकेशन फिलॉसफी, एक मार्शल मैक्लूहन एक कैनेडियन एजुकेशनिस्ट भी था, मीडिया मुगल भी था, वो ये कहता था कि इफ एनीबडी मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वैसे भाई ये मेरी और आपकी बात हो रही है, एनीबडी हु मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट ही डजंट नो फर्स्ट थिंग अबाउट ईदर। तो ये चीज़ जो है ना कि किस तरह से हम अपनी एजुकेशन की जिस लेवल पे भी हो उसको बहुत इंगेजिंग बनाएं और स्टूडेंट्स के लिए उसको पैशनेट कर दें, आगे चल के वो उसमें करियर बनाना चाहें, वो अपना उस तरह से रिसर्च करना चाहें। सो ये और इसी तरह से बिहेवियर्स हैं वो हम इनकलकेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में, अपनी जनरेशन्स में नर्चर कर सकते हैं उनको उस हिसाब से। तो मुझे शौक था और शुरू से ये था एक और फिर ज़ाहिर है पीएचडी रिसर्च की डिग्री भी होती है, लेकिन उसमें कुछ कोर्सेज एजुकेशन और टीचिंग से मुतालिक भी होते हैं। तो मेरा कुछ सफ़र इस तरह से रहा कि मैंने 4 साल मिसिसिपी में पढ़ा भी, पढ़ाया भी, और फिर 5 साल आईबीए में पढ़ाया, 6 साल लम्स में पढ़ाया, और अभी ये मेरे 7-8 साल कोई केएसबीएल में हो गए, जिसमें न सिर्फ इट वाज़ टीचिंग जॉब, बल्कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी थी जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरग्रेड का हेड था मैं लम्स के बिज़नेस प्रोग्राम का, बिज़नेस स्कूल का, और इसी तरह से केएसबीएल में मैं रजिस्ट्रार भी रहा, अब डीन भी हूँ। सो वो एस्पेक्ट्स भी एक तरह से आते रहे। सो इस तरह से थोड़ा सा हुआ, और दूसरी साइड जो एक थोड़ा सा और डिफरेंस एक मिल जाता है, मुझे एक एडवांटेज मिलता है वो इस तरह से कि मैं मदरसे का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो मैंने लम्स के स्टे के दौरान अपना वहाँ पे मॉडल टाउन में एक मदरसे में जाता था, फिर वो कल्मिनेट हुआ दारुल में, फिर कुछ फाइनल किताबें हमने ख़त्म की। सो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट थी कि किस तरह से वो ट्रेडिशन हमारा क्या कहता है और उससे क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे क्या पेडागॉजीज़ हैं, यहाँ पे क्या पेडागॉजीज़ हैं, वहाँ कंटेंट क्या है, यहाँ कंटेंट क्या है। सो उस लिहाज से आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मुझे खासा इनेबल किया कि चीज़ों में पर्सपेक्टिव डेवलप करूँ, और कुछ जो मॉडर्न मसले पेश आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन करिकुलम की बात हो रही है पाकिस्तान वाइड, सो उसमें कुछ इनपुट हो सकता है यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ में, करिकुलम में, पेडागॉजीज़ में। सो आई थिंक ये ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है जो मैं अपना कराना चाहूँगा। जी, जी, ये इस एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट डज़न्ट नो फर्स्ट थिंग अबाउट ईदर। ना एजुकेशन की उसको समझ है, ना एंटरटेनमेंट की समझ। तो बगैर एंटरटेनमेंट उसके उसके नज़दीक, मार्शल मैक्लूहन के नज़दीक एजुकेशन के बगैर सही एंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकती, और एजुकेशन अगर आप नॉन एंटरटेनिंग वे में करें तो वो एजुकेशन वो मज़ेदार नहीं रहती। तो उस सेंस में आई थिंक। और दूसरा एक मैं अपनी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एजुकेशन के बारे में जो बहुत मशहूर है, आई थिंक मोस्ट पीपल हु आर इन एजुकेशन ओन इट, कि जो सॉक्रेटिस कहता था कि आई कैन नॉट टीच यू एनीथिंग, द ओनली थिंग दैट आई कैन टीच यू इज हाउ टू थिंक। सो अगर थिंकिंग हम अपनी जनरेशन को सिखा सकते हैं, सो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम आमतौर पे थिंकिंग नहीं सिखाते, हम चूंकि रोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो हम ज़्यादातर उनको बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स रटा रहे होते हैं, ओरिजिनल थिंकर्स बहुत कम बनाते हैं। सो ये चंद चीज़ें थी जो आई थिंक मेरी एजुकेशनल फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करती हैं। um, और आई कैन गो अबाउट माई इंट्रोडक्शन। मेरा ख्याल है थोड़ा सा पहले मैं गायब हुआ था, भूवेश भाई गायब हो गए। आई कैन गो ऑन सर्टेन थिंग्स जो कि मेरे जहन में मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि एक जो पोटेंशियल है एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हमने उसको सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया। जो कंट्री की जो एजुकेशनल एलीट है उसने सही मानों में उस चैलेंज को ना कबूल किया, ना फेस किया, ना उसके बारे में कुछ किया। मगर एजुकेशन के ज़रिए से जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे बहुत सारे कंट्री में, जापान है, फिनलैंड है, बहुत सारे कंट्री, उन्होंने गेम बहुत स्मार्टली प्ले किया। सो वो अपने जो बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को, उनके
इसके भी दोनों जगह प्रॉब्लम है। की पर्सनालिटीज को, वो सारों को वो एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू देयर एजुकेशन। सो बेसिकली ये है। तो ओएस भाई इज बैक। ओएस भाई ओवर टू यू। मैं थोड़ा सा बता दिया था अपने बारे में भी, एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में भी। आप आप जिस तरफ ले जाना चाहें डायरेक्शन सेट करें। ओके देन आई विल कंटिन्यू। अगर थोड़ा सा मेरे इश्यूज कम हो गए हैं, ओएस भाई के इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक चीज़ बड़ी जो ज़बरदस्त मैंने देखी कि दोनों साइड पे, मदरसे की साइड पे भी, फ्रॉम ऊला टू ऑल द वे टू दौरा हदीस, और ये अमेरिका का भी सिस्टम एजुकेशन का और लोकल सिस्टम भी। सो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आई कि जो जो नेशंस नीचे जा रही होती हैं, तो उसमें ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, गहराई में जाके किसी चीज़ को समझना, वो मफकूद होता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है। और जो नेशंस जो जो पावर में होती हैं, जो ऊपर जाती हैं, सो उनके यहाँ में एजुकेशन सिस्टम में क्लियरली ये नज़र आता है कि वो जो जितने एजुकेशनिस्ट हैं वो जानते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को, कि उनके यहाँ अगर हम वही चीज़ देखें तो उन्हीं सालों में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी के हों, हायर एजुकेशन के हों, उन्हीं सालों में ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि किस तरह से वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में वो सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से उसको आगे पिच करें। और आगे कहाँ पिच करें? वो उसको एप्लीकेशन पे पिच करें, वो एनालिसिस पे पिच करें, उसको उसको सिंथेसिस पे पिच करें, उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन पे पिच करें, एटीट्यूड्स और बिहेवियर चेंज करने में पिच करें। सो वही हर एक के पास 24 घंटे हैं, वही 60 से लेके 90 साल तक की ज़िंदगी है। वही एक एवरेज सब कुछ है हर जगह। बट किस तरह से वहाँ के असातिज़ा, उस नेशन के असातिज़ा उस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, किन चीज़ों को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, ग्रेड्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं या लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, टीचर्स एग्ज़ाम्स टीच करते हैं या सब्जेक्ट की एसेंस को टीच करते हैं। टीचर्स पे इस हद तक डिपेंड करता है कि जो टीचर्स होते हैं वो किसी हमने कितनी बार सुना, हम भी जानते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस भी रिकॉल कर सकते हैं कि किसी एक टीचर की वजह से कोई जो है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत पैशनेट हो गया, और किसी एक टीचर की वजह से उसको सब्जेक्ट से नफरत हो गई। तो टीचर्स का बड़ा एक इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट पे और जनरेशन पे। वो या तो उसको एंगेज कर सकते हैं उस एरिया से जिसको पढ़ा रहे हैं, या उससे बिल्कुल मुतनफ़िर कर सकते हैं। तो ओवैस भाई, मैं कुछ थोड़ी-सी बातें, अपनी रेंटिंग मेरी चल रही थी, कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी, कुछ फिलॉसफी के बारे में भी। आप अब इट्स ओवर टू यू। कैन यू हियर मी? तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही ओवैस भाई की बिल्कुल। ओवैस भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, कब ये कनेक्शन, ये इसका मसला कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, आई डोंट नो सिग्नल का क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में शायद जा ही नहीं पाएँगे अगले इस 40-50 साल तक। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत मुश्किल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक सवाल ओवैस भाई मुझे मॉरल लर्नर्स की तरफ से आया था कि वो चूँकि एक आध स्कूल के बोर्ड्स का मुझे एक्सपीरियंस है। सो क्वेश्चन है कि हाउ डज़ वन कॉन्स्टिट्यूट अ हेल्थी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस फॉर अ फाउंडेशन? मैं अस्यूम कर रहा हूँ एजुकेशनल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं किसी। तो उसमें ज़ाहिर है कि इसमें हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा जो फाउंडेशन के स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी आते हैं और उनका हक भी है। बट इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने फॉर लाइफ एजुकेशन को परस्यू किया है, उन लोगों की कंपोजिशन में ज़्यादा वेट हो, और उन उन लोगों को ज़्यादा शामिल किया जाए। और डिपेंड करता है अगेन उस फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि किस किस्म के लोग आप, मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, किस एरिया की है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है या मेडिकल है। सो वो उससे रिलेटेड लोग होने चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उस एरिया में लगाई हुई है, वो उस तरह से कॉम्पोजिशन की जाए। और ठीक है, उसमें कुछ लोग हों जो कि उनको क्रॉस क्वेश्चंस भी करें, एजुकेट भी हों, सब कुछ हो, बट प्राइमरीली इट शुड बी कंपोज्ड ऑफ एजुकेशनिस्ट रादर देन जस्ट प्रैक्टिशनर्स और बिजनेस पीपल और स्पॉन्सर्स। अगर वो कॉम्पोजिशन होगी तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हमने देखा कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में, जहाँ पे गवर्नेंस जो होती है एकेडमिक्स और जो ये
अगर एजुकेशनिस्ट और एकेडमिक्स के पास होती है लीडरशिप, ये मेरा माइक म्यूट हो रहा है बार बार, ओके। सो अगर उनके पास हो तो फिर वो बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं, वो इंसाइटफुल पॉलिसीज भी बनाते हैं। थिंकिंग इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, हम आपस में बैठते नहीं है साथ कि हम थोड़ा सा रिजॉल्व करें। आई थिंक मॉरल लर्निंग का एक अर्लियर प्लेटफॉर्म था जिसमें फॉर एग्जांपल आबिद भाई और दूसरे लोग थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था। इस्लामिक स्कूल्स का एक फोरम बना था, हम साथ बैठ के थिंकिंग भी शुरू हुए थे, कुछ और कॉन्वर्सेशन शुरू हुए थे, बट वो एक वक्त तक हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम बाकी नहीं तय करते व्हाट इज हैविंग इम्पैक्ट, और हमारा करिकुलम इतना रिसर्च बेस्ड भी नहीं होता, तो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन वो भी सही तरह नहीं हो पाती। ये वो चीजें हैं जो इसको बढ़ानी है, आगे ले जानी है। जी, you can pose more questions. दरअसल में सेशन जो है वो मेरे बगैर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और ये अगर टाइप कर सके तो टाइप कर दें अवैस भाई, अभी तो अच्छी आवाज आ रही है आपकी, आई थिंक यू बैक। हाँ बिल्कुल, अब ये मैंने फिर अपने 4G कनेक्शन पे शिफ्ट किया है। वो जो मेरा वाईफाई आ रहा है उसके अंदर शायद कोई इशू है जिसकी वजह से वो बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहा है, और मुझे यही नहीं लग आई रहा है थिंक कि मतलब जो मैसेज था वो मुझे आज के सेशन का मिल गया कि इंसान के हाथ में बस सिर्फ कोशिश ही है। बिल्कुल यही बात। लेकिन अब आप अपना यू आर वेरी मच विद अस, तो अब आप इट्स ओवर टू यू। कुछ हमने बातें कर ली थी, कुछ एजुकेशन बोर्ड के बारे में कर दी थी, कुछ एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, कुछ मैंने अपना इंट्रोडक्शन तफसीली करा लिया था। अब आप पूछिए, आप आते हैं। हम जो 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 बात हम कल कर रहे थे हमारे सेशन के बाद, जो हमारा इंट्रोडक्टिव जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, उसके अंदर ये था कि जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कि कैसे हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक बेहतर कॉम्बिनेशन, एक ऐसे शख्स का जो कि दीन और दुनिया दोनों के अंदर बेहतर काम कर रहा हो, एक ऐसा शख्स जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों तरह की हो, और वो क्वालिफिकेशन दोनों तरह की फिर यूटिलाइज भी हो रही हो। क्योंकि हम आजकल जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन वाला सिलसिला है वो बनाता है वो लोग जो कि नौकरियां कर रहे होते हैं और अपने जो प्रोफेशनल फील्ड है उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, और जो हमारा जो मदरसा है या जो हमारे जो दीनी इदारे हैं वो बनाते हैं ऐसे लोग कि जो दीन के हवाले से तो काम कर रहे होते हैं लेकिन कंटेम्प्रेरी चीज़ों से वो जरा आउट ऑफ टच होते हैं। तो अब एक ऐसा शख्स जिस तरह आप हैं, आपने दोनों किस्म की तालीम हासिल की, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे एक आइडियल कॉम्बिनेशन कहला सकता है और एक आइडियल कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता है कोई आदमी? जी, अब ये जो यही चीज़ तो मैंने खुद कोशिश की, और मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के केस में भी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी बेटी को भी स्कूल ओ लेवल्स कराया और साथ साथ मदरसे की भी तालीम दी, और बड़े बेटे को भी इसी तरह से, और मैंने भी खुद भी इसी तरह से किया। तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है ये, और ये किया जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि रिटेल लेवल पे डिमांड आ रही है इसकी कि डॉक्टर शान ने करा लिया, खुद कर लिया, इसकी होलसेल लेवल पे जनरेट हो डिमांड, जो इस्लामिक स्कूल्स की फॉर्म की सूरत हो भी रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में बड़ा विजडम है। और आपको पता होगा जब तक ये अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारी जो एजुकेशन थी ये दोनों चीजें मर्ज थी। वही ब्यूरोक्रेट्स जो प्रोड्यूस होते थे वो मदरसा सिस्टम से ही प्रोड्यूस होते थे, और काजी और जस्टिस सिस्टम जो सारी चीजें उससे प्रोड्यूस होती। तो आई थिंक अगर इस वक्त आज भी हम एक तरफ सारे बेनिफिट्स लें जो हमारे ट्रेडिशनल मदरसा सिस्टम के हैं, और साथ ही उसको एक बड़े अच्छे वे में मर्ज करें स्कूल सिस्टम के साथ, तो ये हमारे बच्चों के कैरेक्टर पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा, और साथ साथ उनकी जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स भी चाहिए इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए। यानी हमने देखा कि बहुत जहीन जहीन लड़के मदरसे में, कुछ 400 स्टूडेंट्स थे जो मेरे क्लास फेलो थे दारुल उलूम में, लेकिन वो जहीन होने के बावजूद उनको वो अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस नहीं था, इवन दीनी अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस नहीं था, वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते या वो कर सकते, क्योंकि उनकी जो थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी स्किल्स थे, दे वर लैकिंग दोस्त।
तो आई थिंक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसको बैठ के हमने कई दफा डिस्कस भी किया है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हुई है कि जिसमें ये दोनों चीजें मर्ज होंगी। एटलीस्ट ऐसा हो कि मदरसे वाले कुछ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाएं और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन वाले कुछ मदरसे की तालीम की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, वहां से नेसेसरी चीजें लें, कुछ बेयर मिनिमम बेसिक्स, अरबिक की अंडरस्टैंडिंग है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीजें लें। तो आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली वो चीज आगे की जनरेशन में नजर आ रही है। वरना एक वक्त था कि बिल्कुल ही दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स थे, अब आपको ओवरलैप्स नजर आते हैं दोनों। तो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट एजुकेशनल लीडर जो हैं दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट टू फर्दर स्टिमुलेट इट। अच्छा, अब इसमें हम अगर हम एजुकेशन के जो इदारे हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे ये कॉम्बिनेशन, बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार हो सके? हम फॉर इंस्टेंस पहले जो है हमारे कंटेम्प्रेरी जो एजुकेशन के जो इदारे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन के इदारे हैं, उनकी हम बात करते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनमें ऐसा क्या होना चाहिए कि वो ये जो हमारे जो दीनी वाली साइड है उसकी तरफ जाना शुरू करें? जी, इसमें सबसे पहली बात ये कि जो एक एजुकेशन का मकसद होता है, अगर वो शुरू से ना कुछ बड़े बड़े प्लेस होल्डर्स हैं, बड़े बड़े डिसीजन हैं कि ये बनाना क्या चाहता है स्कूल, पेरेंट्स की नीयत क्या है, टीचर की नीयत क्या है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम ट्वीट कर दें कि इट इज नॉट अबाउट, ये बहुत सारी दूसरी, ऐसे मदरसे में नहीं बल्कि बहुत सारी दूसरी सोसाइटी के अंदर जो मकसद आला या मुंतहा आला या अल्टीमेट पर्पस होता है, वो लुक्रेटिव जॉब्स कराना या लुक्रेटिव करियर बनाना नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान जो माशरे के अंदर एक अच्छा माशरा तश्कील दे सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके, वो होता है, और उसकी एक अच्छा कैरेक्टर बन सके। तो अगर सबसे बड़ी चीज जो हम मदरसा सिस्टम से सीखें, तो इंटेंशन जो है ना हमारी, वो मटेरियल से हटके, लुक्रेटिव करियर से हटके, वो एक अच्छा इंसान बनना हो। रिस्क मिल जाता है, रिस्क आ जाता है, पीछे सब कुछ जाता है, बड़े बड़े लेट ब्लूमर्स होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी ना हो सिर्फ, ये बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आ। दूसरी चीज ये है कि हम जब बात करते हैं तो मदरसे में बार बार बात आ रही होती है कि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आदाब क्या हैं, किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से बड़ों से डील करना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। सो वो चीज अगर स्कूल्स में भी अगर हम एटिकेट्स पे आ जाएं किसी हद तक, ये वो एटिकेट्स क्या हैं, वो मैनर्स क्या हैं, वो कैरेक्टर क्या है, वो अखलाक क्या है, सो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि वो जब ओ लेवल्स के तक चले जाते हैं तो टीचर जो होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है स्टूडेंट से, और अगर टीचर कहीं सख्ती भी कर दे तो प्रिंसिपल कहता है कि जी वो ये आपको पता है फी पेइंग स्टूडेंट्स हैं और आप अगर इस तरह से सख्ती करेंगे। सो द पॉइंट इज कि वो चूंकि हम उनको पैसे लेके पैसे की करियर पे डाल रहे हैं, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि, छोटा सा तो खैर बड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फिर हम वो हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स बन जाते हैं। तो फिर एक ट्रेडिशनली जो एक उस्ताद का अपर हैंड होता है, तो वो स्टूडेंट भी फील कर रहा होता है कि बेसिकली स्कूल के नौकर हैं, तो स्कूल हमारा नौकर है। वहां पे एजुकेशन का एक स्पिरिट है वो सारी डिफीट हो जाती है। तो अगर इन चीजों को हम आर्किटेक्चर में, इंटेंशन में, बिग पर्पस में अगर तब्दीली लाएं तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। और ये इसको तो ये तो रियलाइज, हमारी हो गई बात उन मेन स्ट्रीम जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात है कि वो बेसिकली ये ना सोचें कि हमने एक मनी मेकिंग एंटिटी और हमने नौकरी करने वाले लोग प्रोड्यूस करने हैं। अब आ जाते हैं हम उन इदारों की तरफ जिन्हें हम दीनी इदारे कहते हैं, उनमें क्या ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए कि जिससे वो भी मेन स्ट्रीम की तरफ तवज्जो थोड़ा सा करीब आ सके? जी अब जैसे अपने एरिया को, डोमेन को अगर वो छोड़ेंगे तो उनकी वहाँ की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, जो कंसंट्रेशन है एरिया के अंदर, जो उनकी असल स्ट्रेंथ है, उन्होंने ही नमाजें पढ़ानी है, उन्होंने वाज करना है, उन्होंने ही निकाह कराने हैं, उन्होंने ही, लेकिन इससे बढ़ के उन्होंने जनरेशन्स को स्टीयर करना है, उनकी वैल्यूज को डिफाइन करना है। इनके पास मेंबर भी है, इनके पास लाउड स्पीकर भी है, इनकी प्रेजेंस है, जो कि थोड़ा सा जो सही एक तरह से एक थोड़ा सा लिमिटेड इस्तेमाल हुआ, हमारे चंद फोकस, चंद नैरो टॉपिक्स बन गए, बहुत आउटरीच या हमारा आउटलुक बहुत विजनरी नहीं रहा बहुत अरसे से, तो उसकी वजह से वो बड़ी लिमिटेशन आ गई। सो अगर मदरसे में बुनियादी तौर पे उनको किस तरह से कनेक्ट करें कि अभी कंटेम्प्रेरी इशूज क्या हैं, उनको इंक्लूसिव बनाए, एक्सक्लूसिव ना बनाए, वो माशरे को अपना समझें, माशरे के इशूज को ऑन करें, उनके अंदर एक एक इवेंजलिज्म की स्पिरिट हो
यानी वो तबलीगी दावत वाली स्पिरिट हो कि वो चीज़ें ले जा सके। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग फतावा, वो असल है उनकी, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी वो फील कर सकें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा जो मकसद का मकसद था तालीम ताल्लुम के अलावा, वो लोगों को इस दौर में उसकी बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को इस्लाम के करीब लाना था, उनको सही समझ देना था। और इसी तरह से उनको थोड़ा-सा इस चीज़ पे उनको उनकी आगे की ये विज़निंग हो कि किस तरह से वो एक इम्पैक्टफुल एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरा पढ़ाई जा सकती है, लीडरशिप के कोर्सेज़ हो सकते हैं, कंटेम्परेरी इश्यूज़ पे बात हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब रिसेंटली मदारिस ने जो थोड़े से कटिंग एज पे हैं, माशाल्लाह दारुल उलूम है, जामिया रशीद है और इस तरह के इदारे हैं, तो वहाँ पे बैतुस्सलाम है, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पे वो कंटेम्परेरी चीज़ों को, इश्यूज़ को लेकर आए हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे बात हुई, इस्लामिक फाइनेंस पे बात हुई है, सियासी नज़रियात पे बात हुई है, कुछ और चीज़ों पे बात हुई है, साइंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी एफर्ट है जो ये कर रहे हैं कि कंटेम्परेरी दोनों को किस तरह से मर्ज करके लेके चलें और उसमें दोनों के महासिन सामने आए। अब इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, लेकिन मैं थोड़ा-सा जो तजुर्बा अपने ऊपर किया या अपनी फैमिली के अंदर किया या कहीं थोड़ा बहुत एडवाइस किया इस्लामिक स्कूल्स में, इट इज़ डूएबल, इट इज़ प्रैक्टिकल, इट कैन बी डन। उसमें बहुत सारी सिनर्जीज़ हैं जो कि स्कूल्स के साथ मदारस में भी आती हैं। लेकिन दोनों साइड का इल्म रखने वाले लोग चाहिए, दोनों साइड को समझने वाले लोग चाहिए और वो बैठ के सोचें और उसको सीरियस एजेंडा के तौर पे लेके परस्यू करें तो ये हो सकता है। जी, ओवैस भाई? अच्छा, एक प्रॉम्प्ट को ये आया था कि फैसल साहब का कि जो हमारे कैपिटलिस्टिक सिस्टम में हायर एजुकेशन एलीट ही अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल एक डेफिनेट प्रॉब्लम है। और अब ये सवाल करें व्हाट हैड बीन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुस्लिम नेशंस फ्रॉम टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ इस्लाम टिल डेट। देखिए हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एजुकेशन हमेशा से फ्री रही है, हमारे ट्रेडिशन में फ्री रही है और एजुकेशन को बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी दी से भी गई। बात हो रही है और बहुत सारे लोगों के एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो आई उसको जी हम क्या कोई एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं या ये है कि अभी ये एक ख्वाब है? अच्छा, ये फिर से क्या कीजिए, मेरे ख्याल आप शायद बात कर रहे हैं कि वन करिकुलम वाली बात कर रहे हैं। हमारे इसका वो लगा देना चार्जर। जी उवैस भाई, आप वन करिकुलम वाली बात कर रहे हैं? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आई सर आई साहब, जी कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू नाउ। कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? जी जी, नाउ आई कैन हियर यू। आप वन करिकुलम वाली बात कर रहे हैं कि वन करिकुलम लाएं तो जी। उसके ड्रीम है जी। जी, मैं ये करिकुलम वाली जो बात है, आई थिंक ये थोड़ा सा डिस्टेंट ड्रीम है अभी, बट अभी से अगर हम ड्रीम नहीं करेंगे तो ये इम्पॉसिबल होगा। सो वन करिकुलम पे कॉन्वर्सेशन हमारी ज़रूर किक ऑफ हो जाए, वन करिकुलम पे हम बात शुरू कर दें। वन करिकुलम की कॉन्वर्सेशन होंगी, इसमें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन स्पेशलाइजेशन में 100% वन करिकुलम का कायल नहीं हूँ, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हमारी समझे 8th ग्रेड से 9th ग्रेड से मैट्रिक से शुरू होंगी, ओ लेवल से शुरू होंगी स्पेशलाइजेशन। वहाँ भी हम बाइफरकेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं। कॉमर्स वाले अलग जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले अलग जाते हैं, मेडिकल वाले अलग जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अलग जाते हैं। सो वहाँ पे हाँ, उससे पहले करिकुलम यकसा हो सकता है, और उस पे हम देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है कि फ्रॉम हमारा क्या रहा है, हमारा वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्री। खैर दूसरा सवाल है कि एक सवाल ये आया था कि क्या करिकुलम और क्या एजुकेशन सिस्टम था हिस्टोरिकली हमारा। तो याद रखिए कि हमारी एलीट जो टॉप क्लास के लोग थे, वो हमेशा से एजुकेशन में गए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम गजाली, इब्न रुश्द, बहुत टॉप किस्म के लोग एजुकेशन के, और उनकी बड़ी इज्जत थी। तो मतलब अब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है कि इज्जत ज़्यादा पैसे वालों की होती है, लेकिन ट्रेडिशनली उस सादजा की जो थी और बड़े लोगों की, मशहूर वाक़या अब्दुल्ला बिन मुबारक का आपने सुना होगा कि वो उन्होंने उनकी मजलिस में हदीस सुन की मजलिस थी, उसमें उनको छींक आई और इतने लोगों ने यरमुकल्ला कहा, और हारून रशीद की अहलिया थी या कौन थी, तो उन्होंने उनको कहा ये क्या हंगामा हुआ, क्या हुआ, पता चला। तो उन्होंने कहा कि असल तो ये लोग जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, तो सूफिया कराम हुए या फिर उलमाए कराम हुए, असातिज़ा हुए, तो इनका सोशल स्टेटस जो था सोसाइटी में सबसे सबसे ऊपर था।
सो इस वजह से हमेशा से इसको एक बहुत वो, देखिए कभी भी इसके लिए कोई चार्ज नहीं था, एजुकेशन फ्री रही, और एजुकेशन हमेशा फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर मोमेन, बेटर मुस्लिम। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम चला, लेकिन रिसेंटली ये चीज़ ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं जर्मन एजुकेटर वर्कड इन पाकिस्तान फॉर मेनी years mentioned that the poor do not have the same platform facilities as the rich। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज पुअर को नहीं है जो रिच को हासिल है, और ये एक सॉरी स्टेट है का। ये एक बहुत लंबा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी प्राइमरली फ्यूडल सोसाइटी रही है, क्लास सोसाइटी रही है। इसको खत्म करना ठीक है, इसमें एक चंद इनिशिएटिव्स हमारे जो लिए गए हैं वो अच्छे हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन इन दैट एरिया। मोहित भाई, मैं थोड़ा सा आपका आंसर कर दिया था जो आपने बताया। ये एक और है, डॉक्टर चंद, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ दस निजामी सिलेबस इन टर्म्स ऑफ कंटेम्पराइजेशन। देखिए, हमारे प्लेस होल्डर्स बिल्कुल वही हैं। हमें जो एरियाज कैटेगरीज बनेगी वही कुरान, हदीस, फ़िक़ह, तफसीर, मंतिक, नहव, वो सारी चीज़ें, फ़लसफ़ा, अक़ीदा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। बट उसको कंटेम्पराइज इस तरह से आप कर सकते हैं कि उसमें जो मॉडर्न डिबेट्स हैं। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं अपने बेटे को थोड़ा सा, वो सानिया यानी सेकंड ईयर का मदरसे का तालिब इल्म भी है, ओ लेवल्स भी कर रहा है। तो अब मैंने कहा मैं लॉजिक खुद, मंतिक खुद पढ़ाऊंगा। जब मैं उसको मंतिक, तहसीरुल मंतिक, कीसा गौजी, मरकात वगैरह लेके चलूंगा और चल रहा हूँ, तो मैं उसको कॉपी की इंट्रोडक्शन टू लॉजिक भी साथ लेके चलूँ, और उसका नया एडिशन लेके चलूँ, और उसको कुछ चीज़ों में फिक़ह की जब डिबेट्स आ रही हैं तो कंटेम्प्रेरी लॉ के इशूज़ भी मैं चाहता हूँ उसको पता चले। तो अगर किसी मदरसे को कंटेम्पराइज करना है तो वो उसको कनेक्ट करे। अब मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग जो थोड़ा सा स्कूल साइड से या यूनिवर्सिटी साइड से जब जाते हैं, तो मैं जिन मदारिस में गया तो वहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशन हमारे साथियों से ऐसी होती थी कि कंटेम्पराइजेशन ऑटोमेटिकली होती थी, क्योंकि हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे रहे होते थे डेली लाइफ में कि इसकी तदबीक, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस सिचुएशन में कैसे होगी। हमारे साथ भी दे वर प्रेस्ड टू डिग डीपर एंड फाइंड आउट कि इसकी अभी करंट एप्लीकेशन कैसे होगी इसी कॉन्सेप्ट की। तो आई थिंक इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये मर्ज करें, और फिर हम इंस्टीट्यूशलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन किसी हद तक कंटेम्पराइजेशन की हो भी रही है। और अभी कुछ दिन पहले हम एक प्राइम मिनिस्टर की यूनिवर्सिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो कुछ बोर्ड उसका तश्कील हुआ, तो वहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे। उसमें शेख हमजा यूसुफ वगैरह से और दूसरे हजरात से बात हुई, टिमोथी विंटर्स जो शेख अब्दुल हकीम मुराद हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हम इशूज पे कर रहे हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल एआई आ रहा है, तो मुस्लिम्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डिजायरेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या अनडिजायरेबल इम्पैक्ट है। तो कंटेम्पराइजेशन का मतलब ये होगा कि दारुल के लोग, जाम रशीद के लोग, बैतसलाम के लोग, दूसरे हजरात जो ग्रेजुएट हों, तो वो अपने जो कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं, वो आजकल के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो एआई का चैलेंज हो, चाहे वो सरोगेट मदर का चैलेंज हो, चाहे वो फाइनेंशियल साइड पे क्रेडिट कार्ड थेफ्ट का चैलेंज हो, कोई भी हो, वो उन चैलेंजेस पे बात कर सके। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामिक फाइनेंस की वजह से कम से कम ये हुआ है कि वो किसी हद तक फाइनेंशियल सिस्टम को समझने लगे और उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता लेते। लेकिन ये ओवरऑल चाहिए, हमें मार्केटिंग में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, लीडरशिप में भी चाहिए, सियासत में भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों में चाहिए। वेज भाई, ओवर टू यू। आप सवाल तो आते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, बड़ा अच्छा सा एक सवाल आया हुआ है, और एयर जिन्होंने भेजा था उनसे। हाँ, ये तो एयरवुल्फ, पता नहीं हमारे बचपन के ज़माने में चले गए हम एयरवुल्फ के नाम से। जी। इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं, दीनी सब्जेक्ट भी हैं, सेक्युलर एजुकेशन भी है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। अब वो इम्पैक्ट जो है वो कैसे बच्चों में आए कि वो हर बच्चा जो है वो अपनी ज़ात में एक अलग एयरवुल्फ बना हुआ हो। अच्छा, मैं बड़ा इसको बड़ा इंटरेस्टिंग उस भाई, इसमें मैं एक बात कहूंगा, मैं अभी भी वैसे भी परेशान है, उनको भी वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा। वो कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। नॉलेज एक तरफ, कैरेक्टर अगर है तो नॉलेज भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ सकती है। सिर्फ नॉलेज है, कैरेक्टर नहीं है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात जो 1971 1975 एयरफोर्स साहब कर रहे हैं, आई थिंक वो स्पॉट ऑन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी कि जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स थे, कि चाहे हम अपने मदारिस का लें, हम अपने अकाबिर का लें, चाहे हमारे जो मशाइख थे, चाहे सूफी हजरात का लें, उनका मेथड, और अब जो वेस्ट में जो लाइफ कोचेस की बात मशहूर हो रही है,
इसमें बड़ी सिमिलैरिटीज मिलेंगी आप, ठीक है ना। वो उसके न सिर्फ उसको एक मजलिस करता है, उसके साथ उसको हिकमत की बातें बताता है, बल्कि बड़ा कस्टमाइज्ड उसके साथ एक रिलेशनशिप भी उसका होता है। हम बाज़ औक़ात एक मैकेनिकली करिकुलम में चीजें तो इंक्लूड कर लेते हैं, बट उस बच्चे के लेवल पे उसको एंगेज नहीं कर पाते, उसको शौक नहीं दिला पाते। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब वेस्ट भी बहुत सारी चीजों को डिस्कवर कर रहा है कि कैरेक्टर में कैसे लेकर आया जाए, कैरेक्टर कैसे बेहतर हो, माइंडसेट कैसे अच्छा हो, ग्रिड कैसे आए, फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी कैसे आए, एक लाइफ में एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच कैसे, अल्ट्रुइस्टिक अप्रोच कैसे आए। और दूसरी तरफ ये हमारी अपने ट्रेडिशंस में बड़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा व्हाट इज इन इट फॉर मी ये जरूर दिखाते थे। वो हमेशा ये कहते थे तुम सोचो, एक हमेशा बहुत सारी हदीसों में आप देखेंगे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऑडियंस को प्रोटैगनिस्ट बनाते थे कि तुम अपने आप को इमेजिन करो सिचुएशन में। वो मशहूर वाकया है कि एक ने आके कहा कि मेरा फॉर्निकेशन का दिल करता है। वो मशहूर वाकया है, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम अपने आप को रखो उस पोजीशन में, सोचो कि तुम्हारे घर वालों के बारे में, तुम्हारे महरम रिश्तों के बारे में किस तरह से सोचे, तो उसको फौरन बात समझ में आ गई। एक और ओकेजन पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्या इमेजिन कर सकते हो कि तुम यहाँ पे बाजार में उठ के जाओ, बाजार में, और उस जमाने में ऊँटनियां थी, ऊँटनियों की मिसाल दी, आजकल हम बीएमडब्ल्यूज और बुगाटी वेरॉन की मिसाल दे सकते हैं अपनी नई जनरेशन को, कि जाओ और दो मर्सिडीज लेके आ जाओ, दो बुगाटीज लेके आ जाओ। तो और उसमें फिर प्रॉफेसर ने कहा है मस्जिद में बैठ के दो आयतें कुरान की पढ़ ली तो तुम्हें वो फायदा मिल जाएगा। तो हमेशा वो जो एक इंसेंटिव होता है, जो गर्ज होती है, गर्ज बड़ी मीठी चीज होती है, सेल्फ इंटरेस्ट बड़ी मीठी चीज होती है, तो उससे लेके चलते थे। हमारे ट्रेडिशन में बड़ा जबरदस्त पर्सपेक्टिव बिल्ड करते थे, बड़ा ग्राउंड करते थे। तो शुरू से बच्चों का जो, और नई जनरेशन का जो एक एक माइंडसेट बनता था, वो एक बड़ा कंप्लाइंट माइंडसेट और बड़ा एक खुदा को राजी करने वाला माइंडसेट और लोगों की तकलीफों को समझने वाला माइंडसेट, वो कैरेक्टर बनता था। तो इसके लिए हम और भी, मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, बट ये पूरा एक आई थिंक से लंबी एक डिबेट है, उसको हम देख सकते हैं। सईद भाई ने पूछा है व्हाट आर द चैलेंजेस आई थिंक ये फेसिंग लंबी हायर। डिबेट भी है और ऐसा नहीं। जी हाँ, योगेश भाई, आप बिल्कुल, ये बोलिए। भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी बड़ा लंबा ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि वो वक्त की जो तलवार है उसको देख रहा हूँ, तो एक जी तो ये कि इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें वक्त को मद्देनजर खातिर रखते हुए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि इस कनेक्शन के इस सेशन में कनेक्शन के इश्यूज बहुत सारे थे, तो हमें एक और सेशन जो है वो आपके साथ अलग से करना पड़ेगा, ताकि हम दोबारा से इन चीज़ों जी। को ज़रा इन डेप्थ डिस्कस कर सकें। और मेरे ख्याल में वो जो मेरी दुश्मनी भी है और जो हमारे व्यूअर्स की दुश्मनी भी है वो भी दूर हो। इसमें बस एक इजाजत अगर रमेश भाई आपको हो, तो सईद भाई ने एक सवाल किया, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय हायर एजुकेशन, जी बिल्कुल हायर बिल्कुल। एजुकेशन हायर जरूर। एजुकेशन वेरी फॉर द फ्यूचर। हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अभी भी हम अगेन सईद भाई, जो स्कूल्स में मसला है, वो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी मसला है कि हम ओरिजिनल थिंकिंग नहीं सिखा रहे, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा रहे, हम एप्लीकेशन नहीं सिखा रहे। हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वो भी बड़ी गनीमत है, क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिसेस बताते हैं, जिससे एक जहीन बच्चा बहुत सारी चीजें पिक कर लेता है। बट इससे बढ़कर हम उनको अगेन उनको एक पुश कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जहाँ पे वो डिसीजन मेक करें, और उनसे उनके कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़े और उनका कैरेक्टर भी बने। और इसमें ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम मॉडर्नाइज कैसे करें अपने करिकुलम को, क्योंकि जो अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें ड्रास्टिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उसके अंदर वो किस तरह से हम अप्लाई करें, जो फ्यूचर वर्कफोर्स का जो बच्चा, जो अभी आज बच्चा है, जो फ्यूचर में वर्कफोर्स ज्वाइन करेगा, तो उसका एक बहुत डिफरेंट स्किल सेट है। उसके कॉग्निटिव स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए, वो पीपल्स पर्सन हो, बहुत सारी जॉब्स जो होंगी वो एआई रिप्लेस कर देगा। तो वो जो स्किल सेट आगे के लिए चाहिए, लीडरशिप हो, क्रिएटिविटी हो, आर्ट्स उनको सिखाना है, उनको ये सारी चीजें सिखानी है। तो ये अभी हम इस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत एक्टिव एंटिसिपेशन के साथ डिबेट्स नहीं हो रही। सो वो हम पीछे रह जाएंगे बाकी दुनिया से, अगर हम अपने लोकल इंस्टीट्यूशन में नहीं करते। तो ये एक मेरे नजदीक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा चैलेंज ये भी है मेरे नजदीक के, हम कैरेक्टर पे फोकस हायर एजुकेशन पे भी नहीं कर रहे, और हम ये कहते हैं जो हमें स्कूल से जो मिल गया है कैरेक्टर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ज्यादा, तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर इवन उस लेवल पे भी कैरेक्टर की इंटरवेंशन हो सकती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। भाई, वो टू यू।
बिल्कुल ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये दो जो आपने चैलेंजेस बताए, ये भी आपने बहुत यूँ कह लीजिए कि वो दरिया तो कूजे में बंद किया है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हमें करनी चाहिए। और आई थिंक एक और डिस्कशन जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि जब हम बात कर रहे थे मदरसे को और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम मिलाने की जब हम बात करते हैं, तो अभी जो एक यकसा तालीमी निसाब का जो सिलसिला शुरू किया है हुकूमत ने, उस हवाले से भी हमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अलग सेशन फिर आपके साथ हो तो फिर ज़्यादा डिटेल में बात हो सकेगी। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। बस ठीक है, तो फिर हम ये आपके साथ टाई अप कर लेंगे ताकि एक डिटेल सेशन इन तमाम चीज़ों पर हो सके। आज का जो सेशन था वो चूँकि मेरी तरफ से ज़्यादा और जो है वो मेरी टेक्निकली तरफ से थोड़ा सा इशू हो रहा था, और हमने बिल्कुल मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा, आपकी तरफ से थोड़ा सा कम टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन फिर हम इसको इंशाल्लाह कॉम्पनसेट करेंगे अगले सेशन में। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे हम माजरत कर लेते हैं, मैं खास तौर पर कि ये जो इशू था इसके लिए माजरत। और अगले सेशन में हमारे साथ जो शख्सियत होंगी उनका भी मैं तारुफ करवा देता हूँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जीशान साहब कि आपने आज का वक्त दिया, और जो आने वाला आप हमें वक्त देंगे उसके लिए एडवांस में मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ आपका। जो हमारे अगले जो स्पीकर होंगे इंशाल्लाह अगले जुमे को, वो हैं जी इदरीस खमीसा साहब, और इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं एजुकेशन में और ह्यूमन डेवलपमेंट में, और 30 मुल्कों के करीब उन्होंने स्पीकिंग की है जाकर मुख्तलिफ मौजूआत पर। फॉर्मर चेयरमैन हैं वो इंग्लिश सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका के, ऑफिशियल एम्बेसडर हैं रीड टू लीड प्रोग्राम के, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का प्रोग्राम है। और इसी हवाले से उनकी जो डेवलपमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज है, करिकुलम डिज़ाइन में उनकी एक्सपर्टीज है, लीडरशिप में उनकी एक्सपर्टीज है, और एक ऐसी शख्सियत है जो कि खास तौर पर जो रिलेशनशिप है हमारी, और खास तौर पर जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप है, स्पाउसेस की रिलेशनशिप है, जो लव रिलेशनशिप है, उनके हवाले से बड़ा उन्होंने काम किया है। स्पेशली यूथ के साथ बड़ा अच्छा डील करते हैं वो। इदरीस कमीसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे हम बात करेंगे एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है यानी कि 14 अगस्त को 10 PM फ्राइडे 14 अगस्त इंशाल्लाह हम बात करेंगे जनाब इदरीस कमीसा साहब से, और आपसे मुलाकात करेंगे। और फिर दुआ करते हैं कि कनेक्शन के इश्यूज ना हो और अच्छे तरीके से हमारा वो सेशन हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।